गुड इवनिंग सभी साथियों को। सन क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपने एग्रीकल्चर का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वीड यानी खरपतवार। वीड खरपतवार जो खेतों में फसल के साथ उगते हैं। वीड फसल की उपज में हानि पहुंचाते हैं। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपों से हानि पहुंचाते हैं। वीड किसे बोलते हैं? वे अवांछित पौधे, वे अवांछित पौधे जो मुख्य फसल को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं और फसल की उपज में कमी कर देते हैं। फसल की उपज में कमी कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। ये वीड शब्द किसने दिया था? वीड शब्द किसने दिया था? जेंथ्रोटुल ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। यानी वीड शब्द किसने दिया था? जेंथ्रोटुल ने। वे अवांछित पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं और फसल की उपज में कमी कर देते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वीड यानी खरपतवार कहलाते हैं। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं खरपतवारों की। खरपतवारों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? इनकी मुख्य विशेषता है कि खरपतवारों के बीजों की संख्या ज्यादा होती है प्रति पौधा। क्या होती है? बीजों की संख्या अधिक प्रति पौधा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमरबेल कितनी संख्या होती है इनकी प्रति पौधा? बीजों की संख्या कितनी होती है इसमें? 16,000 तक होती है। 16,000 तक प्रति पौधा अमरबेल की। एक आता है, सबसे ज्यादा संख्या होती है जंगली चौलाई। कितनी होती है? 1,96,000 प्रति पौधा। 1,96,000 होती है। ठीक है, अमरबेल की 16,000 होती है, जंगली चौलाई की 1,96,000 होती है। इनकी एक मुख्य विशेषता है। दो नंबर विशेषता, ये मनुष्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल गाजर घास। कौन सा रोग? एलर्जी नामक रोग उत्पन्न करता है गाजर घास। एलर्जी नामक रोग उत्पन्न
करता है गाजर घास, मनुष्य पर ये दुष्प्रभाव डालते हैं और ये गाजर घास है वो एलर्जी नामक रोग उत्पन्न करता है। एक होता है सत्यानाशी, कौन सा? सत्यानाशी, जो ड्रोप्सी नामक रोग उत्पन्न करता है भाई मनुष्य में। 2 नंबर की विशेषता ये मनुष्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं और गाजर घास से एलर्जी नामक रोग उत्पन्न करता है और सत्यानाश से ड्रोप्सी नामक रोग उत्पन्न करता है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में इनकी जीवन क्षमता, बीजों की जो जीवन क्षमता है ना, खरपतवारों के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है, खरपतवारों के बीजों की जीवन क्षमता है वो अधिक होती है। जैसे बथुआ, हिरणखुरी, कांस, जैसे एक तो हो गया बथुआ, हिरणखुरी, इनके बीजों की जीवन क्षमता 40 वर्ष तक होती है, 40 वर्ष तक होती है। एक होता है कांस की होती है 20 वर्ष तक, यानी जीवन क्षमता इनकी अधिक होती है। बीजों की, खरपतवार के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें बथुआ, हिरणखुरी 40 वर्ष तक है और कांस नाम का एक खरपतवार है, उसकी कितनी होती है? 20 वर्ष तक होती है। कांस नाम का एक खरपतवार, उनकी जीवन क्षमता कितनी होती है? 20 वर्ष तक होती है। और इनकी एक और विशेषता 4 नंबर में, इनमें लैंगिक और अलैंगिक प्रवर्धन पाया जाता है। अलैंगिक प्रवर्धन पाया जाता है। लैंगिक और अलैंगिक प्रवर्धन पाया जाता है। ये इनकी मुख्य विशेषता है। ये मनुष्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं, जैसे गाजर घास हो गया, जीवन क्षमता इनकी अधिक होती है, लैंगिक और अलैंगिक प्रवर्धन पाया जाता है और इनके जो बीजों की संख्या है वो प्रतिपोधा क्या होती है? अधिक होती है। देखिए आगे, वीट के बीजों का प्रसारण किनके द्वारा होता है? प्रसारण खरपतवार के जो बीज हैं या जो भी है, खरपतवार का प्रसारण फसलों में किसके द्वारा होता है? कहां से ये उत्पन्न होते हैं? हम बुआई भी नहीं करते हैं, फिर भी ये फसल के साथ उग जाते हैं और उनके साथ क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो पहला एक तो हो गया जल में कैसे करते हैं प्रतिस्पर्धा? जैसे हम नहरों, नलकूपों का पानी लगाते हैं, नहर के आसपास के जो खरपतवार लगे होते हैं उनके बीज उस पानी में गिर जाते हैं, वो पानी के साथ खेत में आ जाते हैं, उसके द्वारा, जल के द्वारा इनका प्रसारण हो जाता है। वायु के द्वारा कैसे होता है? जैसे एक खेत से दूसरे खेत में वीड का हवा के साथ, जैसे जिसके हल्के बीज होते हैं वो हवा के साथ उठकर आ जाते हैं और एक खेत से दूसरे खेत में उग जाते हैं। फिर होता है मनुष्य के द्वारा। और 4 नंबर है कृषि यंत्र के द्वारा कैसे होते हैं? जैसे एक खेत में वीड है, उसमें बुआई करके दूसरे खेत में आता है, यंत्रों की सफाई नहीं होती है, उसके दूसरे खेत में आकर वो बीज है वो गिर जाते हैं, या उनका जो भी पार्ट है वो वहां पे गिर जाता है और उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार कृषि यंत्रों का भी प्रसारण में योगदान रहता है। ये इनके प्रसारण के मुख्य कारण है। जल के द्वारा, वायु के द्वारा, मनुष्य द्वारा, कृषि यंत्र और एक पशुओं के द्वारा भी होता है। पशुओं के द्वारा भी होता है। उनके पैरों के साथ चिपक कर आ जाते हैं, जो भी खरपतवारों के बीज हैं उनके पैरों के साथ क्या आ जाते हैं?
चिपक कर आ जाते हैं। ठीक है। और ये फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा किस किस में करते हैं? जल में भी करते हैं और खाद में भी करते हैं, पोषक तत्वों में भी करते हैं। जो हम फसल को देते हैं वो उससे ज्यादा वो वीड को प्राप्त होता है, जिससे वो ग्रोथ अपनी जल्दी करता है और फसल को नुकसान पहुंचाता है और फसल की उपज में कमी कर देता है। ठीक है, ये हो गया इनका प्रसारण और प्रतिस्पर्धा। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन, वीड, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण कई प्रकार से है। जैसे फर्स्ट पे पढ़ते हैं हमने, परजीविता के आधार पर, परजीविता के आधार पर, परजीविता के आधार पर ये 4 प्रकार के हैं। फर्स्ट में पढ़ते हमने परजीविता के आधार पर, परजीविता के आधार पर ये 4 प्रकार के हैं। एक तो हो गया पूर्ण मूल परजीवी खरपतवार, पूर्ण मूल परजीवी पूर्ण मूल परजीवी खरपतवार एक होता है, अर्ध मूल परजीवी खरपतवार एक होता है, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार और एक होता है अर्ध तना परजीवी खरपतवार। पूर्ण मूल में आता है, एग्जांपल लेते हैं पूर्ण मूल में, ओरा बेंकी, ओरा बेंकी। ये कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाता है? अभी जैसे मुख्य फसल होती है इसकी सरसों, पत्ता गोभी और टमाटर, बैंगन। ठीक है, पूर्ण मूल परजीवी खरपतवार ओरा बेंकी इनका मुख्य खरपतवार है, जो सरसों, पत्ता गोभी, टमाटर और बैंगन में क्या पहुंचाते हैं? भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगला आता है अर्धतना, अर्धमूल परजीवी खरपतवार, सॉरी, अर्धमूल परजीवी खरपतवार, परजीवी खरपतवार। अर्धमूल परजीवी में एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्राइगा, स्ट्राइगा, स्ट्राइगा एक खरपतवार है जो मुख्य फसल होती है, जो नुकसान पहुंचाती है, वो होती है ज्वार और बाजरा में, ज्वार और बाजरा। ठीक है, परजीविता के आधार पर पूर्ण मूल परजीवी ओरा बेंकी, सरसों, पत्ता गोभी, टमाटर और बैंगन। अर्धमूल परजीवी खरपतवार स्ट्राइगा, ज्वार और बाजरा में ये मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है पूर्ण तना परजीवी खरपतवार, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार। ठीक है, इसमें आता है एग्जाम्पल के तौर पर इसमें कसकुटा, कसकुटा, इसे क्या बोलते हैं? अमर बेल, अमर बेल बोलते हैं। भी ये किस में मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाता है? कौन सी फसल में? रिजका में, रिजका चारे वाली फसल है मुख्य, रिजका। पूर्ण तना परजीवी खरपतवार कसकुटा, इसे अमरबेल भी बोलते हैं, ये रिजका में मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाता है अभी। ठीक है, फिर आता है अर्धतना परजीवी खरपतवार, अर्धतना परजीवी खरपतवार। अर्धतना परजीवी खरपतवार कौन सा होता है? स्ट्राइगा, अर्धतना परजीवी खरपतवार है स्ट्राइगा।
कौन सा होता है इसमें? ये बागवानी फसल है एक आम, ठीक है। नहीं सॉरी, अर्धतना परजीवी में स्ट्राइका नहीं आएगा, अर्धतना परजीवी में लोरेंथस आएगा, लोरेंथस। अर्धतना परजीवी खरपतवार में लोरेंथस आएगा, जो आम की मुख्य जो बागवानी फसल है आम, उनमें मुख्य रूप से ये नुकसान है पहुंचाते हैं भी, ठीक है। परजीविता के आधार पर हमने 4 प्रकार के पढ़े हैं। एक तो पहला तो हो गया था पूर्ण मूल परजीवी खरपतवार, दूसरा अर्ध मूल परजीवी खरपतवार, और तीसरा पूर्ण तना परजीवी खरपतवार, और चौथा अर्धतना परजीवी खरपतवार। चारों प्रकार के एग्जाम्पल देखे अपने। पूर्ण तना परजीवी में खसपुटा, अमरवेल, रिजका, और अर्धतना परजीवी में खरपतवार कौन सा आता है भी? लोरेंथस आम आता है भी, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हमें आगे का क्लासिफिकेशन कौन सा है? जीवन चक्र के आधार पर भी, जीवन चक्र के आधार पर। 2 नंबर, जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला 1 वर्षीय, 1 वर्षीय, 1 वर्षीय खरपतवार। जैसे 1 वर्षीय खरपतवार में वे खरपतवार आते हैं जो अपना वानस्पतिक वृद्धि और जो 1 वर्ष में ही पूर्ण कर लेते हैं, वानस्पतिक वृद्धि जो और जीवन है वो अपना 1 वर्ष में पूर्ण करते हैं, ठीक है। 1 वर्षीय खरपतवार के अंतर्गत आते हैं वे पौधे, वे खरपतवार के पौधे जो जीवन चक्र 1 वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। जो 1 वर्ष में दोनों क्रियाएं करते हैं, एक तो वार्षिक वृद्धि करते हैं और प्रजनन संबंधी जो क्रियाएं हैं वो एक ही वर्ष में पूर्ण करते हैं, वो 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। 1 वर्षीय खरपतवार के अंदर एक तो आ गया बथुआ, ठीक है, प्याजी, जंगली गोभी, ब्रू, और भी ऐसे एग्जाम्पल होंगे 1 वर्षीय खरपतवार के। अब द्विवर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार में वे खरपतवार या वे खरपतवार के पौधे जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूर्ण करते हैं, 2 सीजन में पूर्ण करते हैं। 1 वर्ष में तो वो वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष में क्या करते हैं? प्रजनन संबंधित क्रियाएं करते हैं, यानी बीज उत्पादन करते हैं, वो द्विवर्षीय खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। जैसे गाजर घास, जैसे गाजर घास, ठीक है। एक आता है बहुवर्षीय खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार जो कई वर्षों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, उसमें आते हैं तो झड़बेरी, मोथा और दूब घास, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन अपना जीवन चक्र के आधार पर, यानी लाइफ साइकिल। 1 वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। 1 वर्षीय में बथुआ, प्याजी, जंगली गोभी, ब्रू, और द्विवर्षीय में आ जाएगा गाजर घास, बहुवर्षीय में आ जाएगा झड़बेरी, मोथा और दूब घास आ जाएगा। आगे वाला क्लासिफिकेशन बीज पत्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर। 3 नंबर, बीज पत्र के आधार। बीज पत्र के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा 1 वर्षीय, यानी बीज पत्र के आधार पर, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और 2 नंबर हो जाएगा
द्विबीजपत्री। ठीक है, बीजपत्र के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में आ जाएगा दूब घास और प्याजी, गेहूं, जंगली धान। ठीक है, द्विबीजपत्री में आ जाएगा सत्यानाशी, बथुआ, खरबथुआ, ये आ जाएंगे द्विबीजपत्री में। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, बीजपत्र के आधार पर ही एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक आता है, इसी में देख लेते हैं पत्ती की बनावट के आधार पर, ये भी हो जाएगा यहाँ पे पत्ती की, 4 नंबर है पत्ती की बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। एक तो होता है संकरी पत्ती, संकरी पत्ती वाले, एक होता है चौड़ी पत्ती वाले, यानी चौड़ी पत्ती वाले। ठीक है, पत्ती की बनावट के संकरी पत्ती वाले तो सभी जो एक बीजपत्री है वो हो जाएंगे, और चौड़ी पत्ती वाले सभी जो द्विबीजपत्री है वो हो जाएंगे। इनका ये क्लासिफिकेशन है भी। एक होता है जलवायु और मृदा के आधार पर, जलवायु और मृदा के आधार पर। आगे वाला 5 नंबर क्लासिफिकेशन है इनका, जलवायु और जलवायु और मृदा के आधार पर। जलवायु और मृदा के आधार पर 3-4 प्रकार से हैं ये। एक तो हो जाएगा रेगिस्तानी, पहला कौन सा हो जाएगा, रेगिस्तानी खरपतवार। रेगिस्तानी खरपतवार में कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो नागफनी आ जाएगा, एक बुई आ जाएगा, एक ब्रू भी हो है, एक झड़बेरी। ठीक है, नागफनी महत्वपूर्ण खरपतवार है रेगिस्तान का, नागफनी, बुई और झड़बेरी और ब्रू। ठीक है, रेगिस्तानी खरपतवार में नागफनी, झड़बेरी और ब्रू। रेगिस्तान का मुख्य खरपतवार है नागफनी। ठीक है, आगे बढ़ा है जलमग्न क्षेत्रों के खरपतवार। जलमग्न, जलमग्न क्षेत्रों के खरपतवार। जलमग्न क्षेत्रों के खरपतवार में एक तो होता है जो जल में ही अपना जीवन पूर्ण करते हैं, पूर्ण रूप से जल में ही रहते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो होता है हाइड्रिला, एग्जाम्पल हाइड्रिला। एक जलकुंभी, जलकुंभी, ये दोनों ही खरपतवार ही हैं, जलकुंभी और हाइड्रिला। जो जलमग्न क्षेत्र है यानी जल से जो भरा हुआ धरातल है वहां पे इनका खरपतवार ये अपना जीवन चक्र जल में ही पूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं भी। जलमग्न क्षेत्रों के खरपतवार हैं ये। फिर आता है एक खेती योग्य खरपतवार। खेती योग्य में तो सभी आ जाते हैं, खेती के जो बथुआ है, खरबथुआ है और प्याजी है, सेंजी है, सभी प्रकार के खरपतवार आते हैं जो खेती योग्य खरपतवार होते हैं, उनमें सभी प्रकार के खरपतवार आते हैं भी। फिर आता है एक आगे वाला क्लासिफिकेशन है प्रजनन के आधार पर। प्रजनन के आधार पर यानी बीज के द्वारा प्रजनन होता है या उनका किसी वानस्पतिक भाग के द्वारा प्रजनन होता है, उसी प्रकार से हमें उनमें देखते हैं। आगे वाला क्लासिफिकेशन है 6 नंबर क्लासिफिकेशन। कौन सा है अपना, 6 नंबर। प्रजनन क्रिया के आधार पर, प्रजनन के आधार पर, प्रजनन के आधार पर अपना क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं प्रजनन के आधार पर। एक तो बीज के द्वारा, बीज के द्वारा
लगभग सभी प्रकार के खरपतवारों का प्रजनन है वो बीज के द्वारा ही होता है। जैसे एक तो हो गया बथुआ, हो गया खरबथुआ, हो गया प्याजी, हो गई सेंजी, हो गई मोथा, हो गया धूप घास, हो गया। सभी का किन के द्वारा होता है भी? बीज के द्वारा प्रजनन होता है। सभी प्रकार के बीज के द्वारा प्रजनन होता है। हजार दाना भी होता है। सभी द्विवर्षीय, एक वर्षीय और द्विवर्षीय खरपतवार आते हैं इसके अंदर बीज के द्वारा प्रजनन में। जैसे एग्जांपल एक तो बता देता हूं, बथुआ, गेहूंसा, खरबथुआ, प्याजी, सत्यानाशी। सभी का क्या होता है? बीज के द्वारा प्रजनन होता है। फिर होता है 2 नंबर है वानस्पतिक भाग के द्वारा। वानस्पतिक भाग द्वारा, यानी खरपतवार का जो पौधा है उसका कोई भी पार्ट है, कोई भी जो पार्ट है या भाग है, जो वानस्पतिक भाग है, पत्ती है, जड़ है, तना है, उसके द्वारा उत्पन्न नए पौधे का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? वानस्पतिक भाग के द्वारा प्रजनन कहलाता है। जैसे धूप घास, जैसे धूप घास, धूप घास का किसके द्वारा होता है? सक्रस के द्वारा। जैसे धूप घास का प्रजनन किसके द्वारा होता है भी? सक्रस के द्वारा होता है। फिर आता है मोथा, मोथा भी एक खरपतवार है, जड़ द्वारा या कण द्वारा होता है मोथा का। यानी धूप घास का हो गया सक्रस द्वारा, मोथा हो गया कंद द्वारा। हिरणखुरी, हिरणखुरी का किसके द्वारा होता है? हिरणखुरी का होता है भी जड़ द्वारा। और ऐसे कई एग्जाम्पल और भी होंगे। धूप घास सक्रस द्वारा हो गया, मोथा कंद द्वारा हो गया, हिरणखुरी जड़ द्वारा गए। और होता है कांस, कांस खरपतवार उसके द्वारा, राइजोम द्वारा होते हैं, राइजोम। ठीक है। प्रजनन के आधार पर बीज के द्वारा बथुआ, गेहूंसा, खरबथुआ, प्याजी, सत्यानाशी जो भी है, जंगली गोभी जो भी है, वानस्पतिक भाग द्वारा। धूप घास का होता है सक्रस के द्वारा होता है, मोथा का कंद द्वारा होता है, और कांस का राइजोम के द्वारा होता है, हिरणखुरी का जड़ द्वारा होता है प्रजनन के आधार पर। एक और रह गया इनमें प्रजनन के आधार पर, बीज व वानस्पतिक भाग दोनों द्वारा किस कौन कौन सी होता है? दोनों द्वारा होता है हिरणखुरी, मोथा और कांस। दोनों का जो बीज और वानस्पतिक भाग है, बीज के द्वारा भी होता है, जिनका वानस्पतिक भाग के द्वारा भी होता है, वो दोनों आ जाते हैं हिरणखुरी में आ जाते हैं। एक हिरणखुरी हो गया, एक मोथा हो गया, और एक कांस हो गया। इनका दोनों के द्वारा भी प्रजनन होता है भी। ठीक है। आगे वाला देखते हैं। 7 नंबर में फसल संबंध के आधार पर, फसल संबंध के आधार पर। ठीक है। फसल संबंध के आधार पर इसमें आते हैं, एक तो निरपेक्ष आता है, एक सापेक्ष आता है, एक नकलची आता है, एक रोग्य या अवांछित खरपतवार। 4 प्रकार के आते हैं इसमें। पहला निरपेक्ष खरपतवार। वे खरपतवार को सभी प्रकार की फसलों में उगते हैं और
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। सभी खरपतवार आते हैं इसके अंतर्गत। जो भी फसलों में, रबी की फसल में और खरीफ की फसल में होते हैं, सभी प्रकार के खरपतवार इसमें आते हैं। कौन कौन से? जैसे बथुआ हो गया, सेंजी हो गई, मोथा हो गया, दूब घास हो गया, हिरणखुरी हो गई, जंगली गोभी हो गई, जंगली धान हो गया। ये सभी प्रकार के जो खरपतवार है वो निरपेक्ष में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा। सापेक्ष, सापेक्ष खरपतवार, इसमें कौन कौन से आते हैं भी? सापेक्ष में, सापेक्ष में वैसे पर्टिकुलर कोई खरपतवार नहीं आता। जैसे कोई हमने मुख्य फसल है, उसके साथ अन्य फसल का पौधा उग जाना, वो क्या कहलाता है? सापेक्ष खरपतवार के अंतर्गत आता है। जैसे मुख्य फसल के साथ है, मुख्य फसल के साथ है अन्य किसी फसल का पौधा उग जाना क्या कहलाता है? सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, गेहूं में जौ का पौधा, गेहूं में जौ का पौधा। एक और देख लो, जैसे सरसों में या चना में सरसों का पौधा। वैसे चना में सरसों की बुआई करते हैं और पंक्ति के आधार पर करते हैं। वैसे अगर चना में सीधा ही सरसों का पौधा उग जाता है तो वो क्या कहलाता है? सापेक्ष खरपतवार के अंतर्गत आता है। जैसे गेहूं में जौ का पौधा, यानी सापेक्ष, हमने बोई तो गेहूं है पर उसमें जौ का पौधा उग रहा है तो वो सापेक्ष खरपतवार के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ा। अवांछित, रोग्य खरपतवार, रोग्य, रोग्य खरपतवार या इसे अवांछित भी बोलते हैं। अवांछित, अवांछित, ये महत्वपूर्ण है भी। जैसे मुख्य फसल की जो किस्म है, यानी हमने बोए तो RJ 3,3,77 और उसमें K65 का पौधा उग रहा है तो वो क्या हो जाएगा? रोग्य खरपतवार। यानी किसी एक फसल की किस्म के साथ उसी फसल की अन्य किस्म का उग जाना, उसी फसल के अन्य किस्म का उग जाना क्या कहलाएगा? रोग्य खरपतवार या अवांछित खरपतवार के अंतर्गत आएगा। देख लो इसकी परिभाषा, यानी मुख्य फसल में एक किस्म की फसल के साथ अन्य किस्म का उसी फसल की होगी अन्य किस्म का पौधा उग जाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं गेहूं की राज 3070 किस्म के साथ है K65 का पौधा उगना। जैसे गेहूं की हमने बुआई तो की है राज 3077 की और उसमें पौधा उग रहा है, अलग से कोई पौधा उग रहा है K65 का, तो वो किस में आ जाएगा? रोग्य खरपतवार या अवांछित खरपतवार के अंतर्गत आ जाएगा भी। रोग्य खरपतवार या अवांछित खरपतवार के अंतर्गत आ जाएगा। एक लास्ट रहा है अपना इसमें फसल संबंध के आधार पर नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार, ठीक है। नकलची खरपतवार में जैसे गेहूं में गेहूंसा, यानी गेहूं का जो पौधा उसी के समान गेहूंसा का पौधा, पत्ते के बनावट आकार है वो आकृति में गेहूं के समान ही होता है भी। गेहूं
के समान ही होता है। ठीक है, अगले वाला जैसे एक देखते हैं हमने धान में, धान में जंगली धान, जंगली धान, धान में जंगली धान, जेई में, जेई में जंगली जेई, जंगली जेई। ठीक है, और गेहूं में गेहूंसा, धान में जंगली धान और जेई में जंगली जेई, और प्याज में मुख्य रूप से, प्याज में प्याजी। ठीक है, नकलची खरपतवार वे होते हैं जो मुख्य फसल यानी फसल के आकार आकृति रूप में उनके पत्ती की बनावट है या पौधे की जड़ की बनावट है वो समान फसल के समान होती है। जैसे मुख्य उदाहरण इसका गेहूं में गेहूंसा, इनकी पहचान बहुत कठिन होती है। ये मुख्य उदाहरण है इसका, गेहूं में गेहूंसा, धान में जंगली धान, जेई में जंगली धी, प्याज में प्याजी। आज का अपना टॉपिक क्लासिफिकेशन ये कंप्लीट है। वीड का क्लासिफिकेशन है कंप्लीट है। तो वीड किसे बोलते हैं, यानी फसल के साथ बिना बोए ही जो उग जाते हैं और फसल में उपज में कमी कर देते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं भी, वीड कहलाते हैं। और वीड शब्द किसने दिया था, जेंथ्रोटुल ने दिया था, जेंथ्रोटुल ने दिया था। वीड की हमने विशेषताएं पढ़ी थी, वीड की प्रथम विशेषताएं हमने पढ़ी थी कि उनकी बीज की संख्या है वो प्रति पौधा अधिक होती है। जैसे अमरबेल की 16,000 होती है, गाजर घास की 5,000 होती है प्रति पौधा, ये गाजर घास की 5,000 होती है, और बीज की जो जीवन क्षमता है वो भी अधिक होती है। ठीक है, और मनुष्य पर ये दुष्प्रभाव डालते हैं। जैसे गाजर घास है वो एलर्जी नामक रोग उत्पन्न करता है, सत्यानाशी है वो ड्रोप्सी नामक रोग उत्पन्न करता है मनुष्य में। फिर इनका प्रसारण पढ़ा था हमने, प्रसारण में भी ये जल के द्वारा प्रसारण होता है, वायु के द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा भी होता है, कृषि यंत्र के द्वारा भी होता है, पशुओं के द्वारा भी होता है। ये प्रतिस्पर्धा भी करते हैं फसलों के साथ भी, जैसे जल में प्रतिस्पर्धा करते हैं, पोषक तत्वों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि ये फसलों से जल्दी वृद्धि करते हैं और ये उनको फसलों को हानि पहुंचाते हैं। उसी प्रकार अगर हम पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं फसल में, तो अगर उसमें वीड है तो वीड उनको जल्दी ग्रहण करेंगे, फसल उसको बाद में ग्रहण करेंगे, इसीलिए तो खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है। उसके बाद हमने उनका पढ़ा था क्लासिफिकेशन। एक तो पढ़ा था हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था परजीविता के आधार पर, परजीविता के आधार पर हमने 4 प्रकार से पढ़ा था, पूर्ण मूल परजीवी खरपतवार और अर्धमूल परजीवी खरपतवार, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार और अर्धतना परजीवी खरपतवार पढ़ा था। उसके बाद हमने अगला क्लासिफिकेशन कौन सा पढ़ा था, अगला पढ़ा था यानी प्रजनन के आधार पर, प्रजनन के आधार पर आगे जैसे बीज के द्वारा प्रजनन होता है या वांशिक भाग के द्वारा प्रजनन होता है। फिर हमने पढ़ा था पत्ती की बनावट के आधार पर, और फिर पढ़ा था हमने ये फसल संबंध के आधार पर, फिर पढ़ा था जलवायु या मृदा के आधार पर। ये इनका क्लासिफिकेशन था खरपतवार का हमने परिभाषा पढ़ ली और आज क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। आगे की क्लास में आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद।